सुप्रभात। मनुष्य किसी भी भाषा में तभी पारंगत हो सकता है जब उसे व्याकरण का उचित ज्ञान हो, अर्थात बिना व्याकरण के किसी भी भाषा का ज्ञान अधूरा होता है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह ज्ञान है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना समझता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। आज मैं सबसे पहले आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं इत्यादि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर आ, इ, उ इत्यादि होते हैं और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक होते हैं। सबसे पहले अब हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं। स्वर को लिखने के लिए हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अर्थात छोटा, जिसको बोलने में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दीर्घ अर्थात बड़ा, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री इत्यादि आते हैं, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि आते हैं। अंग अह को अयोगवाह कहा जाता है। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखा जा सकता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीवा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसीलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यर लव को अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा मुख के भीतरी भाग को स्पर्श करती है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन शख को ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवाएं बाहर निकलती हैं, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम चलते हैं शब्द विचार की तरफ। तो शब्द किसे कहते हैं। 2 वर्णों के सार्थक मेल, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जिनका कोई एक अर्थ होता है। जैसे क, म, ल। 3 वर्णों को मिला के एक शब्द बना है कमल, जिसका अर्थ होता है कमल का पुष्प। तो शब्दों के भेद जो होते हैं उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ के आधार पे शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द वह होता है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वह होता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। सार्थक शब्द जैसे रोटी सार्थक शब्द है, परंतु हम कहते हैं ना रोटी वोटी निरर्थक शब्द है। अब हम चलते हैं व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पे शब्दों के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वह होता है जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके खंड करने पे इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे हाथी, घोड़ा, भेड़ इत्यादि। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जैसे कि विद्याधन आलय अर्थात विद्यालय का घर, विद्या और आलय विद्या का घर। तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वह होता है जो एक निश्चित अर्थ तो देता है, परंतु वह किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या किसी भी वस्तु के लिए विख्यात हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि उसके लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे पंकज,
पंक माने कीचड़, अज माने उत्पन्न होना। तो पंक में उत्पन्न बहुत सारी चीज होती है, लेकिन हमारा जो पंकज शब्द है वो कमल के पुष्प के लिए रूढ़ हो गया है। इसी तरह जैसे लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर बहुत लोगों का होता है, परंतु यह शब्द जो है गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। ये रहा हमारा योग रूढ़ शब्द। अब हम बढ़ते हैं स्रोत के आधार पे। स्रोत के आधार पे हमारे शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द ही होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए जाते हैं, परंतु तत्सम शब्द, तद्भव शब्द वह होता है जो संस्कृत का विकृत रूप होता है और हमारे हिंदी में अपना लिए गए हैं। देशज शब्द क्या होता है, देशज शब्द हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसे देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द वह होता है जैसे उर्दू, फारसी, पुर्तगाली आदि हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हैं जिनके रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, मैं, मेरा, अच्छा, अच्छी आदि। अविकारी शब्द, अविकारी वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इनका रूप सदा एक सा रहता है, जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, बिना, परंतु इत्यादि। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, ये, वो इत्यादि। क्रिया वे शब्द हैं जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, उससे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होता है जिसका कर्म उसके साथ नहीं होता है, सकर्मक क्रिया वह होता है जिसका कर्म उसके साथ होता है। अब हम चलते हैं क्रिया विशेषण। वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे शीघ्र, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक वह होता है जो सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, जैसे और, एवं, पर आदि। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो बोलने वाले के मन में विस्मय, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि का बोध कराए, वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।